हार्ट अटैक की अगर बात करें तो कितने प्रकार से जो है वो हार्ट अटैक जो है वो व्यक्ति को आता है, कितने प्रकार से जो है वो हो सकता है? सबसे कॉमनेस्ट जो है कि मरीज को छाती में दर्द होगा। कई बार दर्द के साथ बहुत पसीने आएंगे। कई बार लोगों को दर्द नहीं होता है, केवल चक्कर आने की शिकायत होती है। कई बार चक्कर खा के लोग गिर सकते हैं। सांस लेने की तकलीफ बहुत हो सकती है। तो ये सब मुख्यतः सबसे कॉमन लक्षण है हार्ट अटैक के। और जब भी ऐसा किसी को हो तो आप जितनी शीघ्र हॉस्पिटल पहुंच सके उतना अच्छा। डॉक्टर साहब, इसके कारण आप कहाँ क्या मानते हैं कि इस तरह के जैसे हार्ट अटैक आना, इसके कारण क्या मानते हैं? आजकल के दौर की अगर बात करूँ तो क्या खान-पान का इसमें विशेष महत्व रहता है या कुछ और कारण भी आप मानते हैं? तो आजकल की जो जीवन शैली है वैसी हो गई है कि हम ज़्यादातर अपने काम-काज के दौरान टेबल पे बैठे रहते हैं, कंप्यूटर जॉब है, डेस्क जॉब है, तो बैठे रहते हैं। हमारी फिज़िकल एक्टिविटी बड़ी कम हो गई है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। आज के दौर की अगर बात करूँ, भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी है, लगातार लोग जो हैं अपने परिवार को पालने के लिए भाग-दौड़ करते हुए नज़र आते हैं। तो उस दौर में अपने दिल का, अपने हार्ट का वो कैसे ख़्याल जो है वो रख सकते हैं? हार्ट अटैक की संख्या नवयुवकों में, खासकर 25 साल, 30 साल, इवन 35 साल के लोगों में भी पाया जा रहा है और बहुत तेजी से ये संख्या बढ़ती जा रही है। तो शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के अलावे जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो है तनाव, है ना? दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है नवयुवकों के बीच में धूम्रपान का बहुत ज़्यादा सेवन। तो स्मोकिंग, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे बीड़ी हो, स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है। अक्सर देखा जाता है, खासकर गांव देहात के एरिया में देखा जाता है, किसी को अगर पेन होता है तो वो अपने आसपास के डॉक्टर से जो है वो गोली ले लेता है, जिससे उसको पेन रिलीफ से राहत मिल जाती है। तो वो कितना घातक जो है वो हो सकता है, बल्कि बड़े हॉस्पिटल में दिखाना या संबंधित विभाग के डॉक्टर से ना दिखाना। आप भले गांव में दवाई ले लें त्वरित उपचार के लिए, ताकि आपको दर्द में राहत मिल जाए, लेकिन उसके बाद आप किसी अच्छे सेंटर पे जाके वहाँ पे अपने फिजिशियन से मिलें, कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें और इस बात का जांच जरूर करवाएं कि ये जो तकलीफ मुझे हुई ये कहीं हार्ट से रिलेटेड है। इसके उपचार में की बात करें तो जैसे बाईपास सर्जरी है, स्टंट है, ये कितने कारगर जो है वो साबित होते हैं आगे की लाइफ के लिए? बहुत कारगर है। अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ तो कुछ रिकमेंडेशंस हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं वर्ल्ड वाइड। अफीम की भी बात आती है कि अफीम भी लोग जो है वो ले लेते हैं, वो कितना सही आप मानते हैं डॉक्टर साहब? अफीम बेसिकली खुद से तो नहीं लेना चाहिए। घर पे ये जो लोग ले लेते हैं और ठीक होने के बाद घर पे ही बैठ जाते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। वो सेल्फ मेडिकेशन, डोज का पता नहीं लगता कितनी हाँ, डोज होनी चाहिए। तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, खासकर अफीम जैसी चीजों से अपने आप। प्राथमिकता के तौर पर अगर बात करें तो मान लीजिए किसी पेशेंट्स को हार्ट अटैक की दिक्कत है, उसको प्राथमिकता के तौर पर आपकी ओर से क्या सुझाव होगा कि मौके पे उसको फर्स्ट एड दिया जा सके और उसको हॉस्पिटल तक जो है वो लाया जाए? अगर पेशेंट को हार्ट अटैक होता है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि कुछ खून पतला करने की दवाइयाँ होती हैं, आम भाषा में जो बोलते हैं, या हम लोग मेडिकल टर्म में एंटी प्लेटलेट मेडिकेशंस बोलते हैं, जैसे एस्पिरिन की दवाई मिल जाती है। तो आप कहीं पर भी हों, आप अगर छाती में दर्द हो रहा है, पसीने आ रहे हैं, तो आप आसपास की दवाई दुकान से डिस्पिरिन की दवाई आती है 325 mg की, वो ले लें, है ना? क्लोपिडोग्रेल नाम की एक दवाई आती है, वो ले लें। दर्द की दवाई आती है, आप सबलिंगुअल सॉर्बिट्रेट जिसे हम बोलते हैं, आप अगर बहुत अत्यधिक दर्द है तो आप 5 mg की वो दवाई अपनी जीभ के नीचे रख सकते हैं, उससे आप त्वरित आपको आराम मिल सकता है। नमस्कार, कैथल टीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके समक्ष लेकर आए हैं आपके दिल का ख्याल, यानी कि आपके हार्ट का ख्याल आप कैसे रख सकते हैं। लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कैथल टीवी आपको लगातार वीडियो लेकर आता है और किस तरह से आप तमाम बीमारियों से जो है अपने आप को बचा सकते हैं। तो आज उसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं, आप अपने दिल का ख्याल कैसे रख सकते हैं। तो उसी कड़ी में एक बार फिर कैथल के सिग्नस हॉस्पिटल में डॉक्टर भवानी शंकर जो हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, पहले भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, एक बार फिर कैथल के सिग्नस हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देने के लिए पहुंचे हैं। और उसी कड़ी में आज आप अपने दिल का ख्याल कैसे रख सकते हैं, उसी कड़ी में हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर भवानी शंकर जो है वो हमारे साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कैथल टीवी में। नमस्कार। कैथल के सभी वासियों को मेरा फिर से सप्रेम नमस्कार। मैं जी सिग्नस हॉस्पिटल में फिर से आया हूं एज अ सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट और यहाँ के जनमानस की सेवा के लिए मैं यहाँ पे सदैव उपस्थित रहूंगा।
सर एक पहला सवाल सीधा सा मेरा है। आज के दौर की अगर बात करूं, भाग दौड़ भरी जिंदगी है, लगातार लोग जो हैं अपने परिवार को पालने के लिए भाग दौड़ करते हुए नजर आते हैं। तो उस दौर में अपने दिल का, अपने हार्ट का वो कैसे ख्याल जो है वो रख सकते जैसे आपने बोला कि बहुत भाग दौड़ वाली जिंदगी हो गई है, तो इस भाग दौड़ की जिंदगी में ना स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हार्ट डिजीज के मामले में जैसा हम सब जानते हैं कि शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, मोटापा हो, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता हो, ये नोन रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हार्ट डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। हार्ट डिजीज से मेरा मतलब यहाँ पे जो सबसे कॉमनेस्ट हार्ट डिजीज है और जो बहुत ही घातक है, जिसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं आम भाषा में, या मेडिकल टर्म में हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। तो इन सब कारणों के अलावा आजकल जो काफ़ी तेज़ रफ्तार वाली ज़िंदगी है, उसमें स्ट्रेस, तनाव, मानसिक तनाव एक बहुत बड़ा कारण है, जो खासकर युवाओं में देखने को मिल रहा है। और इसीलिए भारत में युवाओं में जो हार्ट अटैक की संख्या है, वो सबसे सर्वाधिक है, सबसे अधिकतम हैं? है। अगर आप पाश्चात्य देशों की बात करेंगे, अगर वहाँ से आप कंपैरेटिव स्टडी करें, तो आप पाएँगे कि वहाँ पे जो हार्ट अटैक की संख्या है, वो ज़्यादातर 50, 60, 70 साल की उम्र में पाया जाता है। लेकिन भारत में, या आप इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करें, तो वहाँ पे ये हार्ट अटैक की संख्या नवयुवकों में, खासकर 25 साल, 30 साल, इवन 35 साल के लोगों में भी पाया जा रहा है, और जी। बहुत तेजी से ये संख्या बढ़ती जा रही है। तो शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के अलावे जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो है तनाव, है ना? दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, वो है नवयुवकों के बीच में धूम्रपान का बहुत ज़्यादा सेवन। तो स्मोकिंग, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे बीड़ी हो, स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है। और अब जैसे मौसम का बदलाव हो रहा है, ठंड का मौसम आ रहा है, तो ठंड के मौसम में मेरा ये निवेदन होगा लोगों से, जिनको पहले से हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम है, जिनको शुगर है, जिनको ब्लड प्रेशर है, तो ठंड के मौसम में हार्ट अटैक की जो इंसिडेंस है हार्ट अटैक का, वो और तेज़ी से बढ़ जाता है। जी। कारण एक तो जिनको ब्लड प्रेशर है पहले से, तो ठंड के मौसम में ब्लड प्रेशर जो होता है, या जिसे हम रक्तचाप बोलते हैं, ये और ऊपर चला जाता है। तो ऐसे लोगों को जिनको पहले से ये सब बीमारियां हैं, उनको अपना ख्याल और अधिक रखना है। अपने डॉक्टर से, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से, आपके जो भी फैमिली फिजिशियन हैं, उनसे मिलते रहें। अपना ब्लड प्रेशर, अपना ब्लड कोलेस्ट्रॉल, अपना ब्लड शुगर, इसकी जांच हमेशा करवाते रहें, और जहां तक कोशिश हो दवाइयों का सेवन हमेशा करें और उसे कंट्रोल में रखें। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल और आपसे है। जैसे हार्ट अटैक की अगर बात करें, तो कितने प्रकार से जो है वो हार्ट अटैक जो है वो व्यक्ति को आता है, कितने प्रकार से जो है वो हो सकता है? कुछ प्रकार भी हैं तो होते हैं। नहीं, प्रकार बहुत सारे होते हैं। मेडिकल टर्म में शायद वो आम लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगर मैं मेडिकल टर्म की बात यूज़ करूँ, तो एक एंटीरियर वॉल एमआई होता जी। है, एक्यूट इंफीरियर वॉल एमआई होता है। ये 2 कॉमनेस्ट हैं। इसके अलावे भी एक्यूट इंफेरो पोस्टीरियर, एंटेरोलैटरल वॉल एमआई, लेकिन ये लोगों की समझ में नहीं आएगा। ये बिल्कुल मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। अगर हम यूँ समझें कि हार्ट अटैक होता क्यों है और इसके क्या-क्या लक्षण हैं, तो जी। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी। तो हार्ट अटैक, जब भी हम हार्ट अटैक की बात करते हैं, तो उसमें ये होता है कि हार्ट के अंदर 3 खून की नली होती है। हार्ट आखिर में है क्या? बस एक मांस का टुकड़ा है, और ये बेसिकली पंप का काम करता है। जो हार्ट से ब्लड पंप होके आपके सारे शरीर में जाता है। सारे शरीर के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे जी। किडनी है, ब्रेन है, लीवर है ना? इन सबको वो ब्लड पंप करता है। जी। लेकिन अगर हार्ट को काम करना है, तो ये जो मांसपेशी है हार्ट की, इसको भी ब्लड मिलना चाहिए। तो हार्ट की मांसपेशियों को जो ब्लड सप्लाई करता है, उसको हम लोग कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। जी। मुख्यतः 3 तरह की कोरोनरी आर्टरी होती हैं, एलएडी, सर्क और एक राइट कोरोनरी आर्टरी। तो जब भी हम किसी को बोल रहे हैं कि इनको हार्ट अटैक हो गया है, तो उसका आशय यही है कि इनकी तीनों खून की नलियों में से कोई एक खून की नली अचानक बिल्कुल पूरी तरह अवरुद्ध हो गई है, 100% ब्लॉकेज हो गया है। तो जब ये ब्लॉकेज होता है, तो जो लक्षण उत्पन्न होते हैं इसकी जी। वजह से, सबसे कॉमनेस्ट जो है कि मरीज को छाती में दर्द होगा, कई बार दर्द के साथ बहुत पसीने आएंगे, कई बार लोगों को दर्द नहीं होता है, केवल चक्कर आने की शिकायत होती है, कई बार चक्कर खा के लोग गिर सकते हैं, सांस लेने की तकलीफ बहुत हो सकती है। तो ये सब मुख्यतः सबसे कॉमन लक्षण है हार्ट अटैक के। और जब भी ऐसा किसी को हो,
तो आप जितनी शीघ्र हॉस्पिटल पहुंच सके उतना अच्छा है। तो डॉक्टर साहब इसके कारण आप कहाँ क्या मानते हैं कि इस तरह के जैसे हार्ट अटैक आना इसके कारण क्या मानते हैं? आजकल के दौर की अगर बात करूँ तो क्या खान-पान का इसमें विशेष महत्व रहता है या कुछ और कारण भी आप मानते हैं? जैसा कि हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया, एक तो जो मेन रिस्क फैक्टर्स हैं वो है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता, मोटापा, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब है कि आप की फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है ना? जी, जो वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेशन है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट 30 मिनट से 40 मिनट तो होनी चाहिए। जी। डेली नहीं तो एटलीस्ट 3 टू 4 टाइम्स अ वीक, जो कि सफिशिएंट है। तो आजकल की जो जीवन शैली है वैसी हो गई है कि हम ज़्यादातर अपने काम-काज के दौरान टेबल पे बैठे रहते हैं, कंप्यूटर जॉब है, डेस्क जॉब है, तो बैठे रहते हैं। हमारी फिजिकल एक्टिविटी बड़ी कम हो गई है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। फिर जैसा मैंने बताया कि नवयुवकों के बीच में सिगरेट स्मोकिंग, तनाव, ये बहुत बड़ा कारण है जो कि यंग एज में हार्ट अटैक हो रहा है। जी, जी। तो ये सब कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं। तो अगर हम इनसे बच जाएँ और अगर हमें ब्लड प्रेशर है, हमें डायबिटीज़ है और अगर हम इसको कंट्रोल करके रखें, तो हम काफ़ी हद तक हार्ट अटैक से बच सकते तो डॉक्टर साहब इसका ख़्याल कैसे रखें? कैसे ख़्याल रखा जा सकता है? हैं। मान लीजिए इन सभी चीज़ों से इग्नोर करके ख़्याल कैसे रखा जा सकता है हार्ट का? एक तो जैसा बताया मैंने कि अगर किन्हीं को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, तो इन सब चीज़ों का ख़्याल रखने के लिए एक तो आप पहले हर 6 महीने पे या 1 साल पे अपना जाँच कराएँ। देखें कि ये सब जो चीज़ें हैं विदिन नॉर्मल लिमिट्स है कि नहीं। अगर नहीं है, तो अपने फ़िज़िशियन से मिलें, अपने फैमिली फ़िज़िशियन से मिलें, अपने आपके आस-पास जो भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनसे मिलें और इसका प्रॉपर उपचार कराएँ। दवाइयों का सेवन निरंतर करें, बराबर करें। कई बार ऐसा होता है, ख़ासकर हम यहाँ पे अपनी ओपीडी में देखते हैं, लोग आते हैं, हमने दवाई शुरू की, फिर उनको जब बीच में लगता है कि नहीं मैं तो बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दवाइयों का वो डिसकंटिन्यूएशन कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। जिनको ब्लड शुगर है, जिनको ब्लड प्रेशर है, अ, एलोपैथिक मेडिसिन में ये है कि इनका जड़ से निदान नहीं है, क्यूरेटिव डिजीज़ेज़ नहीं हैं ये, हुँ, हुँ। है ना? तो अगर आपको है ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ लेवल हो गया है, तो आपको दवाई तो आजीवन लेना पड़ेगा। हाँ, दवाइयों का डोज़ ऊपर-नीचे हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपकी लाइफ़स्टाइल पे, है ना? कि जी। अगर शुगर कंट्रोल में है, तो हो सकता है आपके फिज़िशियन आपकी शुगर की दवाई को थोड़ा कम कर दें, लेकिन दवाई लेना ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब अक्सर देखा जाता है खासकर गाँव देहात के एरिया में देखा जाता है, किसी को अगर पेन होता है, तो वो अपने आस-पास के डॉक्टर से जो है वो गोली ले लेता है जिससे उसको पेन रिलीफ से राहत मिल जाती है। हुँ, हुँ। तो वो कितना घातक जो है वो हो सकता है बल्कि बड़े हॉस्पिटल में दिखाना या संबंधित विभाग के डॉक्टर से ना दिखाना? देखिए, मैं इसका मतलब जो दोषारोपण आम पब्लिक के ऊपर नहीं करूँगा क्योंकि ये आम पब्लिक के बीच में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें इसके बारे में ज्ञान नहीं जी। है ना? जागरूकता नहीं है कि हार्ट अटैक क्या है, कितना घातक है, हुँ, प्राण घातक है। हुँ। तो कई बार खासकर गाँव में होता है, पढ़े-लिखे लोग जिनको पता नहीं है, तो कोई तकलीफ हुई, गाँव में दवाई ले लिया, थोड़ा आराम मिल गया, बैठ जाते हैं, जी। है ना? लेकिन इस बात का हमेशा ख़्याल रखना है कि अगर कभी भी आपको छाती में दर्द हुआ, साथ में बहुत पसीने आए तो अ, आप भले गाँव में दवाई ले लें त्वरित उपचार के लिए ताकि आपको दर्द में राहत मिल जाए, लेकिन उसके बाद आप किसी अच्छे सेंटर पे जाके वहाँ पे अपने फिज़िशियन से मिलें, कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें और इस बात का जाँच ज़रूर करवाएँ कि ये जो तकलीफ़ मुझे हुई, ये कहीं हार्ट से रिलेटेड तो नहीं था। तो कुछ बहुत बेसिक जाँच है, जैसे आप कहीं चले जाएँगे तो जो सबसे बेसिक जाँच जो होता है हार्ट अटैक को पता करने के लिए वो है ईसीजी। अगर आपको छाती में दर्द है और वो दर्द हार्ट अटैक की वजह से है, तो ईसीजी में कुछ चेंजेज़ आ जाते हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट या जो आपके फिज़िशियन है, वो देख के बता सकते हैं कि आपकी खून की नलियों में कहीं न कहीं दिक्कत या हाँ, कुछ कहीं न कहीं दिक्कत है, उसमें कोई रुकावट आ रही है। तो ऐसा ज़रूर करें। गाँव में, घरों में दवाई लेके ना बैठें। हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे मरीज़ आते हैं जिनको तकलीफ़ हुई थी, दवाई ली, घर में बैठ गए। लेकिन उससे होता ये है कि मान लीजिए आपको हार्ट अटैक हुआ हो, आपने गाँव में दवाई लेके थोड़ा-सा रिलीफ़ मिला, आप बैठ गए। लेकिन हार्ट अटैक में जो खून की नली जो ब्लॉकेज हो जाती है, अगर उस ब्लॉक को हमने तुरंत नहीं खोला, तो धीरे-धीरे क्या होता है हार्ट का फ़ंक्शन कम होने लगता है, जिसको हम लोग एलवी डिस्फंक्शन बोलते हैं, है ना? और हार्ट के फ़ंक्शन कम होने की वजह से बाद में जाकर लोग
हार्ट फेलियर से सफ़र करते हैं, जिसमें सांस लेने की तकलीफ हो जाती है। लोग थोड़ा भी चलेंगे तो सांस फूलने लगता है, लेटेंगे तो सांस फूलने लगता है, उठ के बैठेंगे तो आराम मिलता है। तो हार्ट फेलियर जो है एक कॉम्प्लिकेशन है हार्ट अटैक का। तो हार्ट अटैक में समय का जो इम्पोर्टेंस है बहुत है। यानी गोल्डन आवर्स की बात हाँ, करें और बीमारियों में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हार्ट अटैक में जो पहला 1 घंटा होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए उसको हम लोग गोल्डन आवर बोलते हैं। या यूँ मान लीजिए जैसे अमृत काल चल रहा है, तो वो पहला 1 घंटा अमृत काल है। ऐसा इसलिए कहते हैं कि अगर पहले 1 घंटे में हम इलाज कर दें हार्ट अटैक का, तो मैक्सिमम बेनिफिट हम पेशेंट को दे सकते हैं। और अगर उस 1 घंटे में इलाज नहीं हुआ, तो जो मैक्सिमम डैमेज होता है हार्ट अटैक की वजह से, वो पहले 1 घंटे में ही हो जाता है। इसीलिए पहला 1 घंटा इतना इम्पोर्टेंट है। अगर आपने उस 1 घंटे में कोई इंटरवेंशन नहीं किया, तो हार्ट का फंक्शन काफ़ी कम हो जाता है। फिर उसकी वजह से लोग आगे जाके बार-बार रिकरेंट हार्ट फेलियर में जाते हैं। उनको बार-बार सांस लेने की तकलीफ होती है, बार-बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। तो एक उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाता है। डॉक्टर साहब वहीं अगर बात करें तो कि जैसे हार्ट की पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि हार्ट फेल होता है, इसके उपचार में की बात करें तो जैसे बाईपास सर्जरी है, स्टंट है, ये कितने कारगर जो है वो साबित होते हैं आगे की लाइफ के लिए? बहुत कारगर है। अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ, तो कुछ रिकमेंडेशंस हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं वर्ल्ड वाइड कि अगर आप बहुत सुदूर क्षेत्र में रह रहे हैं, जहाँ पे आपको ऐसी सुविधा नहीं है कि आप एंजियोग्राफी तुरंत करा सकें या एंजियोप्लास्टी जो स्टेंटिंग बोलते हैं, वो करा सकें। तो ऐसे में क्या होता है, कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसे हम लोग क्लॉट बूस्टर्स बोलते जी। हैं या थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स बोलते हैं। तो अगर उसकी सुविधा है, तो जैसे ही अगर ये चिकित्सक डायग्नोज कर लेता है ये हार्ट अटैक है, लेकिन एक हायर सेंटर पे जाने में आपको 2 घंटे से अधिक का समय लगना है, तो उस केस में होता है कि उन दवाइयों का प्रयोग किया जाए। जी। इन दवाइयों को हम लोग थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स बोलते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज है, टेनेक्टिप्लेज है, रेटिप्लेज है, तो ये सब दवाइयाँ हैं। अगर ये तुरंत दे दिया गया तो ये बहुत कारगर हैं। ये जो हार्ट की खून की नलियों के अंदर जो क्लॉट होता है उसे ये खोलने का प्रयास करते हैं और कई बार बिल्कुल सुचारू रूप से आपकी जो धमनियों में है खून का दौरा शुरू भी हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे हैं कि जहाँ से हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पे सुविधा है एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की, तो आपकी मतलब प्रथम वरीयता यही होनी चाहिए कि आप जितनी जल्द हो सके आप उस जगह पे जाएँ। क्योंकि जो फर्स्ट गाइडलाइन है, किसी को हार्ट अटैक हुआ तो आप ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ पे आपका एंजियोग्राफी हो सके। तो डॉक्टर वहाँ पे जो भी कार्डियोलॉजिस्ट होगा वो आपकी एंजियोग्राफी करेगा। एंजियोग्राफी एक ऐसी विधा है जिससे हम ये देखते हैं कि कौन-सी खून की नली बंद है। जो खून की नली बंद है उसमें त्वरित उसी समय हम स्टेंटिंग करके उसको खोल सकते हैं। तो जितनी जल्दी वो बंद खून की नली खुल जाए उतना फ़ायदा आपको हो सकता है। रही बात आपने सर्जरी की बात की, बाईपास सर्जरी की बात की, तो बाईपास सर्जरी की बात वहाँ पे आती है जहाँ पे हमने कोई पेशेंट आया हार्ट अटैक का या ऐसा पेशेंट जिसको बार-बार दर्द होता है, चलने पे दर्द होता है, उसकी एंजियोग्राफी हुई और एंजियोग्राफी में कई बार होता है कि तीनों खून की नलियों में मल्टीपल जगह पे ब्लॉकेजेस हैं। तो आप मल्टीपल जगह पे आप स्टेंटिंग नहीं कर सकते। किसी एक जगह पे या किसी 2 जगह पे डिस्क्रीट ब्लॉक है या ऐसा ब्लॉक है जो कि एमेनेबल है, आप उसमें स्टेंटिंग कर सकते हैं। वहाँ पे आप स्टेंटिंग या छल्ले डाल सकते हैं। लेकिन कई बार स्थिति ये भी होती है कि नहीं, ये स्टेंट के लायक नहीं है ना? तीनों खून की नलियों में मल्टीपल जगह पे ब्लॉकेजेस हैं, तो उस केस में बाईपास सर्जरी की जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की खून की नलियों में ब्लॉकेज कहाँ पे है, कितना है, किस डिग्री पे है, उस पे डिपेंड करता है कि स्टेंटिंग करनी है या बाईपास बाईपास सर्जरी। सर्जरी। डॉक्टर साहब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये भी है, अगर इसका इलाज की अगर बात करें तो एक्सपेंसेस भी आई थिंक होगा इसमें, और ऐसे कौन-कौन से पैनल जो आपके यहाँ पे हैं जिसके पैनल पर इन सब का इलाज जो है वो होता है? यहाँ पे तो बहुत सारे पैनल्स हैं। ये सिग्नस हॉस्पिटल एम्पैनल्ड है बहुत सारे में। सर्वप्रथम जो आयुष्मान है, यहाँ पे सारे आयुष्मान वाले पेशेंट्स आते भी हैं, सबका मुफ्त में इलाज भी होता है। इसके अलावे ईसीएचएस है, इसके अलावे एफसीआई है, इसके अलावे हरियाणा गवर्नमेंट का है और और बहुत सारे जो प्राइवेट टीपीआई हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, उनका भी है यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट सारे एम्पैनलमेंट्स हैं यहाँ पे और मरीज आकर यहाँ पे इलाज करवा सकते हैं। प्राथमिकता के तौर पर अगर बात करें तो मान लीजिए किसी पेशेंट्स को हार्ट अटैक की दिक्कत है, उसको प्राथमिकता के तौर पर आपकी ओर से क्या सुझाव होगा
कि मौके पे उसको फर्स्ट एड दिया जा सके और उसको हॉस्पिटल तक जो है वो लाया जा सके। अगर पेशेंट को हार्ट अटैक होता है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि कुछ खून पतला करने की दवाइयाँ होती हैं, आम भाषा में जो बोलते हैं, या हम लोग मेडिकल टर्म में एंटी प्लेटलेट मेडिकेशंस बोलते हैं, जैसे एस्पिरिन की दवाई मिल जी। जाती है। तो आप कहीं पर भी हों, आप अगर छाती में दर्द हो रहा है, पसीने आ रहे हैं, तो आप आस-पास की दवाई दुकान से डिस्पिरिन की दवाई आती है 325 एमजी की, वो ले लें, है ना? क्लोपिडोग्रेल नाम की एक दवाई आती है, वो ले लें। दर्द की दवाई आती है, आप सबलिंगुअल सॉर्बिट्रेट जिसे हम बोलते हैं, आप अगर बहुत अत्यधिक दर्द है तो आप 5 एमजी की वो दवाई अपनी जीभ के नीचे रख सकते हैं, उससे आप त्वरित आपको आराम मिल सकता है दर्द में। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की एक दवाई आती है जिसको स्टैटिन्स बोलते हैं, एटोर्वास्टैटिन्स बोलते हैं, वो अगर आपको मिल जाए तो 80 एमजी जिसको हम लोग लोडिंग डोज बोलते हैं, वो खा लेना चाहिए। तो अफीम की भी बात आती है कि अफीम भी लोग जो है वो ले लेते हैं, वो कितना सही आप मानते हैं डॉक्टर साहब? अफीम बेसिकली खुद से तो नहीं लेना चाहिए। काफ़ी घरों में होता है, कई बार मरीज़ यहाँ पे आते हैं, वो बोलते हैं कि अफीम लेते हैं। वैसे अफीम का यूज़ होता है मेडिकल लाइन में, हम जिसे मॉर्फिन बोलते हैं, उसी का एक्सट्रैक्ट है। जैसे मरीज़ आया हॉस्पिटल में, काफ़ी दर्द हो रहा है, तो कई बार हम मॉर्फिन देते हैं, है ना? वन ऑफ द फर्स्ट लाइन ड्रग है दर्द से निजात देने के लिए। लेकिन घर पे ये जो लोग ले लेते हैं और ठीक होने के बाद घर पे ही बैठ जाते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। वो सेल्फ मेडिकेशन, डोज का पता नहीं लगता कितनी हाँ, डोज होनी तो चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, खासकर अफीम जैसी चीज़ों से अपने आप को घर पे नहीं लेना चाहिए। तो अंत में तमाम लोग आपको देख रहे हैं, तो उनके स्वास्थ्य को लेकर आपकी ओर से क्या संदेश है और क्या राय? मेरा संदेश यही होगा कि जो खासकर जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनको पहले से शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, या हार्ट डिजीज है, जिनका पहले एंजियोप्लास्टी या सर्जरी हो चुका है, वो अपना ध्यान रखें। ठंड का मौसम आ रहा है, अपने ब्लड प्रेशर को, ब्लड शुगर को, कोलेस्ट्रॉल को अंडर कंट्रोल रखें। और जो नवयुवक हैं, उनसे निवेदन होगा कि तनाव से जहाँ तक हो सके बचें, फैमिली लाइफ, अपने फैमिली के साथ टाइम गुजारें। ये बहुत बड़ा एक बूस्टर है जो स्ट्रेस से हमें बचाता है ना? जहाँ तक हो सके धूम्रपान से बचें, बिल्कुल इसे बंद करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ डॉक्टर भवानी शंकर, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने एक बार फिर कैथल के सिग्नस हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। पहले भी बहुत अच्छी सेवाएं यहां पर दे चुके हैं और कैथल की जनता के लिए बहुत कारगर भी साबित हुए हैं, क्योंकि काफी लोगों की जान इन्होंने बचाई है, काफी ऑपरेट इन्होंने किया है। तो एक बार फिर कैथल के सिग्नस हॉस्पिटल में डॉक्टर भवानी शंकर जो है वो पहुंचे हैं और अपनी सेवाएं यहाँ देंगे। आप इस वीडियो कहाँ देखते हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। ऐसी लगातार स्वास्थ्य से जुड़ी खबरें कैथल टीवी लेकर आता रहेगा। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राय दें। नमस्कार।